मरते गंगा मिले, जियते मिले लंगड़ा आम, काशी कबहू न छोड़िए, साक्षात विश्वनाथ धाम। अब जैसे गंगा के उस पार ना, हमारे पूर्वजों ने उसको बचाने के लिए कहा कि काशी गंगा के मध्य तक है, ओह, जिससे लोग उस पार न बसे। हाँ, जो भी बसे वो इस पार बसे। उनको तो अपने पान की पड़ी होती थी, मैं पहले एक पान जमा ले फिर चलेंगे तुम्हारे साथ। तो उसके लिए जीवन का आनंद जरूरी है, आपके लिए काम जरूरी है। शहर के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम आनंद वन भी है, फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस करके। ये शहर इसीलिए विशेष बन जाता है। आप पतली घुमावदार गलियों से होते हुए हाँ, जब गंगा के किनारे आते हैं और अचानक से आपको ये खुलापन, ये एकदम विशाल नदी का किनारा और होराइजन तक पेड़ दिखते हैं, आकाश दिखता है, तो आप एकदम एक अलग अनुभव करते हैं। आपको उस अनंत का अनुभव होता है ना, उस परमात्मा का अनुभव होता है जो अनंत है। और अब आप देखें कि आप कमर भर पानी में हैं और वहां घर के पीछे से सूर्य निकल रहा है। जिस प्रकार से उस पार विकास हो रहा है, अगर वो इस शहर को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें हमारी पीढ़ी की गलती है। Such a beautiful, it's like a palace. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बनारस का एक अलग परिचय है और सब चीज में उन लोग थोड़े हटके हैं, इवन यूपी के लोगों से भी थोड़े हटके हैं उन लोग। तो ये बनारस की जो स्पेशलिटी है ये क्या है? कम शब्दों में अगर कहा जाए तो जो बनारसी हैं, बाबा की नगरी में रहते हैं, तो ये बड़े केयर फ्री टाइप के लोग हैं। ये जो केयर फ्रीनेस है ये बाबा में विश्वास से है और उनको लगता है कि ये मेरा अंतिम जीवन है, तो इसके भरपूर आनंद लेके जीना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद उनको लगता है कि मेरा कोई भी पुनर्जन्म नहीं होगा, तो पूर्णता चाहते हैं जी। संतोष हमारे भारतवासियों में है, कहीं भी जाएं तो बड़े संतोषी होते हैं। आप बनारस आते हैं तो बनारस संतोषी भी है, लेकिन उसे ये भी पता है कि जो उसके पास है उसका वो अधिकतम आनंद कैसे ले सकता है। ये है बनारस के लोगों की खूबी, जो उसे दूसरे जगहों से अलग साबित करता है। उनको जीना आता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत बार आपने सुना होगा, बड़े मोटिवेटर्स होते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास नींबू है तो शिकायत मत करो कि मेरे पास संतरा नहीं है, नाशपाती नहीं है। कहते हैं उस नींबू से शिकंजी बनाना आना चाहिए। तो बनारसियों को ये मालूम है कि अगर उनके पास नींबू है तो उसका लेमोनेड कैसे बनेगा, ये वो गुण उनके अंदर है। तो उनके पास कम है, लेकिन उस कम में भी कैसे अधिकतम आनंद प्राप्त किया जा सकता है, इसका गुण है उनके पास। तो इसी कारण से वो एकदम अलहदा दिखते हैं, एकदम जुदा दिखते हैं, आपको एकदम अलग महसूस होते हैं। इसका थोड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण दीजिए मुझे। जैसे कि वो तो आप बनारसी हैं, आप इसको देखे हैं, समझे हैं, लेकिन जो बनारस का नहीं है, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो दूसरे लोग भी हैं, उन लोग कैसे इसको समझेंगे? आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए, एक उदाहरण। आपने कुछ चीज देखा है? पहले तो आप, अब काफी बनारस इस समय बदल चुका है, तो शायद इस भाव को देखने के लिए आदमी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आमतौर पर जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, बाल्यकाल में वेशभूषा से ही पता लगता था ना। आदमी बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन वो गमछे में दिखाई दे रहा है ना, लुंगी में दिखाई दे रहा है, और एकदम आज़ाद किस्म की सोच का है वो ना। वो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, और वो एकदम बिंदास है इन सब बातों को लेकर। और जहाँ तक ऐसा समझिए कि अगर आप बनारसवासी हैं, तो बनारस में एक कहावत चलती है कि काशी बसे तो क्या बसे जब घर औरंगाबाद। इसका मतलब है कि औरंगाबाद करके एक मोहल्ला है जो गंगा से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपका घर वहाँ पर है तब भी बनारस में बसना बेकार है। तो ये आपको बता रहा है कि अगर आप इस शहर के हैं
और इस शहर का पूर्ण आनंद चाहते हैं तो गंगा के करीब बसिए। वो 5 कोस के अंदर बसी है, ऐसा कुछ है? क्योंकि लाइक ये पाँच भी कोस तो उसका एक मतलब वो हम एक सीमा मानते हैं कि वरुणा और 80 के बीच का जो क्षेत्र है वो काशी है। वो उसके ही अंदर अगर आपके प्राण छूटते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। फिर उसके बाद एक परिधि है जो करीब 88 किलोमीटर की है, जिसमें शहर की परिक्रमा हम लगाते हैं ना, उसको पंचकोश या पंचकोशी परिक्रमा बोलते हैं। तो उसमें जो काशी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए साल में 2 बार ये परिक्रमा करना आवश्यक है, क्योंकि जब आप काशी में हैं तो जो कार्य आप यहाँ करते हैं उसका अक्षय वो नष्ट नहीं होने वाला है। अगर आपने पुण्य किया तो वो भी नष्ट नहीं होगा, और अगर आपने पाप किया तो वो भी क्षय नहीं होगा, वो भी नष्ट नहीं होगा। उससे मुक्ति का उपाय है कि आप पंचक्रोशी यात्रा करें। तो इसलिए जब सूर्य एक बार उत्तरायण में है तब आप परिक्रमा करिए, और जब सूर्य एक बार दक्षिणायन में है तब आप एक बार परिक्रमा करें। मतलब समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस के आसपास। हेमिस्फीयर जब वो उसका चेंज हो रहा है तो उन दोनों में आपको आवश्यक है, तभी आप काशी में रहने का सुख लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो है ना, मतलब सबका तो भाग्य नहीं होता है जो वो काशी में रहे, लेकिन सबकी आत्मा की तो वही चाहत है जो काशी के लोगों की है। वो भी एकदम बेफिक्र होकर रहना चाहते हैं। वो भी पूरा, चलो भोलेनाथ पे पूरा विश्वास है, हमारा सब अच्छा ही होगा। तो ये चीज वो कैसे पाए? आपका तजुर्बे से आपको क्या लगता है? पहली बात, अच्छा आपका सवाल अच्छा है। बीइंग मतलब बनारसी होना ना एक एटीट्यूड है। अगर आप में वो एटीट्यूड है तो आप अपने कलकत्ता शहर में भी बनारस खड़ा कर सकते हैं। समझते मेरी बात? आपका जवाब एकदम तो आप निर्भर करता है कि आपका एटीट्यूड बनारसी है कि नहीं। यहाँ पैदा होना, इस धरती में रहना, इस धरती पे मर जाना आपको बनारसी नहीं बनाता। बनारसी एटीट्यूड जब आएगा आपके अंदर तब आप बनारसी हो गए, और आप जहाँ होंगे वही बनारस होगा। आप इस एटीट्यूड के बारे में आपने बताया है अभी, और थोड़ा बताइए। आप अपने दोस्तों का एग्जाम्पल लेके या आसपास के लोगों का एग्जाम्पल लेके, या यहाँ के बड़े बड़े, जैसे मैंने अमित जी मुझे बता रहे थे, जो बिस्मिल्लाह खान है, उनको अमेरिका में बसाना चाहते थे लोग। उन्होंने बोला मेरा गंगा वहाँ ला दो, मैं वहाँ बस जाऊँगा। तो ये एटीट्यूड है। तो इस एटीट्यूड के बारे में आप कुछ उदाहरण देके कुछ उदाहरण हमको दीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए। क्या है वो एटीट्यूड और कैसे ला सकते हैं? ये शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। इस एटीट्यूड को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जैसे आप परमात्मा को शब्दों में नहीं बता सकते हैं ना, अक्षरों में नहीं बांध सकते हैं। उसी तरह आप जो बनारसियों का एटीट्यूड है ना, उसको भी आप नहीं बांध सकते। वो हर आदमी में अलग तरीके से दिखता है, और बहुत सारे मतलब बनारसियों को आप पाएंगे कि वो अपनी आदतों को आपके लिए नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए पहले बहुत सारे लोग जो बाहर से आते थे बड़े शहरों से, और वो बनारसियों के साथ कुछ काम करते थे, तो हमेशा उनको मुश्किल खड़ी होती थी एडजस्ट करने में, क्योंकि वो कुछ कहते थे बनारसी सुनता ही नहीं था। उनको तो अपने पान की पड़ी होती थी, मैं पहले एक पान जमा ले फिर चलेंगे तुम्हारे साथ। ना, उसके लिए जीवन का आनंद जरूरी है, आपके लिए काम जरूरी है। ये फर्क है ना, जीवन का आनंद जरूरी है। एक बनारसी के लिए उसके एटीट्यूड का मतलब है कि उसके लिए आनंद, उसको जीवन जीने की संपूर्णता आती है, और बाहरी जो है वो माया के वश में भटक रहा है। उसको पैसा दिख रहा है, उसको समय दिख रहा है, लेकिन उसको आनंद की परिभाषा, उस पूर्ण आनंद की परिभाषा नहीं प्राप्त है। मेरी बात समझते हैं? समझ गए हम, लेकिन आप थोड़ा उसको परिभाषित कीजिए, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है और वो तजुर्बा भी है। कहा जाता था आनंद वन, फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस। इस जगह को आनंद वन अतीत में कहीं कहा गया बुद्ध जी के कहीं बिल्कुल सही।
तो सही बात है। शहर के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम आनंदवन भी है, फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस का। फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस। एक फिल्म भी है 1984 में, अगर मुझे शायद पता नहीं उनके डायरेक्टर का नाम सही से याद है, कुछ गार्डनर करके है, उन्होंने फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस आनंदवन एक फिल्म बनाई है। और वो उस फिल्म में कोई कमेंट्री नहीं है, कोई नरेशन नहीं है, वो फिल्म सिर्फ विजुअल्स है और बनारस की आवाज़ है। लेकिन उस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने सजाया है कि इस दृश्य के बाद ये दृश्य आएगा, इस दृश्य के बाद ये दृश्य आएगा, वो अपने आप में अद्भुत है। आपने देखी है वो फिल्म? तो आपको क्या अच्छा लगा उस फिल्म में? क्या लगा जो कि हाँ इसने वो ट्यूनिंग हुआ है, वो ट्यूनिंग फोक का दोनों का, आपका जो बनारसी है और वो तो फिल्म मेकर है, उसके दोनों के अंदर एक ट्यूनिंग हुआ, आपको लगा हाँ ये तो है, ये ठीक बोला है। वो क्या क्या आपको लगा? देखिए उसमें बोला तो कुछ है ही नहीं, क्या क्या दिखा है आपको? क्या क्या देखा आपने? जो वो जो दिखाने की कोशिश करता है, जो मुझे उस फिल्म में अच्छा लगा, वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर एक ही समय में दो चीजें हो रही होती हैं, एक ही समय में, समय काल एक है, खंड एक है, लेकिन घटनाएं परस्पर विरोधी हैं एक दूसरे से, जैसे, और वो एक साथ चल रही हैं। जैसे जीवन मृत्यु एक साथ है, जिस जगह लोगों का दाह संस्कार हो रहा है, वहीं पर आप एक आदमी को ठहाका लगा के हंसते हुए पाएंगे। आप पाएंगे कि उन्हीं चिताओं की लकड़ी से वो बड़े आराम से बिना किसी भेदभाव के भोजन बना रहा है, या उस आग का कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है ना? तो ये चीजें आपको एकदम कंट्रास्ट लगती है ना, एक ही समय पर आप दोनों चीजों का अनुभव कर सकते हैं। तो ये उस फिल्म में आपको अपने आप महसूस हो जाता है, और सिर्फ इसी जो हम बोल रहे हैं यही नहीं, और भी चीजें हैं उनमें दिखाई देता है ना। एक नाव पे अगर आपको कुत्ते दिखेंगे जो मांस नोच रहे हैं, तो बजड़े पे आप देखेंगे कि एक गीतकार तान छेड़ रहा है ना? जीवन का दूसरा आनंद ले रहा है। तो इस तरह के कंट्रास्ट दिखते हैं। तो कभी कभी ये कंट्रास्ट बाहरी लोगों को हतप्रभ कर देते हैं ना, उनको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, वो परेशान से हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो आप क्या ये सोचते हैं, आप तो शायद सोचेंगे क्योंकि आप बनारस के हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे आपकी बातों से ये लगता है जो जिंदगी को जीने का सही तरीका बनारस वालों ने जान लिया है। रोकेंगे। हाँ। एक कवि हैं, उनका नाम देखिए अभी आ नहीं रहा है मेरे ख्याल में, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है। उन्होंने कहा कि मरते गंगा मिले, मतलब आप जब शरीर छोड़ेंगे तो गंगा का किनारा मिलेगा, दाह संस्कार होगा। मरते गंगा मिले, जियते मिले लंगड़ा आम। समझिए, मरने पर गंगा जी का सुख है, और जब तक जी रहे हैं तब तक सबसे फलों का राजा आम, वो भी लंगड़ा आम ना, उसको आप उसका आनंद ले रहे हैं इस शहर में। और काशी कबहू न छोड़िए, साक्षात विश्वनाथ धाम। और ऐसे ही दूसरी एक कहावत है जिसमें उन्होंने ये अपना कवित्व जोड़ा था। तो लोग कहते हैं कि चना चबेना गंगा जल, जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए, साक्षात विश्वनाथ दरबार। तो इसी में उन्होंने ये एक मौज के लिए जोड़ दिया कि मरते गंगा मिले, हाँ, जियते लंगड़ा आम। तो आप इसी से समझिए ये दो कंट्रास्ट फिर चल रहे हैं साथ, कि मोक्ष तो पक्का ही है, साथ में आनंद भी चल रहा है। तो आप ये बोल रहे हैं, आपने एक तजुर्बे, मतलब आपका एक तजुर्बा हुआ है, अनुभव जो हुआ है, इतने सालों का अनुभव हुआ है आपका। आपको क्या लगता है, आपने जो अपने आसपास देखा है, जो कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो यूथ है, स्पेशली जो बहुत पढ़े लिखे यूथ है बनारस के, वो क्या इसमें इसके साथ एक हो रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं, या फिर वो थोड़ा भटक जा रहे हैं, चिटक जा रहे हैं? बात मैं समझ रहा हूँ, आप बदलाव की बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, उसको बताऊंगा, फिर हाँ, और बताऊंगा, इसमें दोष भी बताऊंगा। हाँ। जैसे आप बालक रहे होंगे, हाँ, फिर आप किशोरावस्था में गए, फिर युवा हुए,
और धीरे धीरे आप प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ। फिर वृद्ध हो जाएंगे, हाँ, लेकिन आपकी आत्मा एक ही है। हाँ, ठीक है। और अलग अलग समय काल में अलग अलग रुचि और हाँ, उफान अंदर आपके आता रहता है, है। लेकिन आप एक ही हैं। एक ही है। ना? उसी प्रकार बनारस भी अलग अलग समय काल में यहाँ के रहने वाले भी जो हैं वो अलग अलग अनुभव करते रहते हैं। शायद अगर आप मुझसे पूछें तो जब मैं किशोरावस्था में था मुझे शहर नहीं पसंद था ना, मुझे ये लगता था यार कहाँ मैं फंस गया। लेकिन जैसे जैसे समय अवस्था गई और मेरी समझ बढ़ी तो मुझे ये शहर और समझ आने लगा, मुझे और अच्छा लगने लगा। फिर 2-3 मौके आए बाहर जाने के, तो फिर उनसे दूरी बनी कि नहीं यार इस शहर को नहीं छोड़ूंगा। तो ये समय के साथ साथ हाँ। और जहाँ तक युवा पीढ़ी की बात है तो उनको अगर वो इस शहर को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें हमारी पीढ़ी की गलती है। हमने उन्हें इस शहर से ढंग से परिचय नहीं कराया। हमारी ये कमी है कि हम उनको ठीक से इस शहर से इंट्रोड्यूस नहीं करा पा रहे हैं और इस शहर के बारे में उन्हें नहीं बदला पा रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। और मैं भी महसूस करता हूँ कि अभी जो शहरवासी हैं वो थोड़ा पैसे के पीछे ज़्यादा भागने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये कम था, लेकिन अभी जो है हम मनी सेंट्रिक ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो हो रहा है इसको शायद ये मोमेंट्री हो, कुछ वक्त के लिए हो, तो इसको, लेकिन वो मोमेंट्री हो और ये परमानेंट ना हो, इसके लिए आप जैसे लोग जो लोग इसमें गए हैं, इससे निकले हैं, वो क्या कर सकते हैं? ये हमारे बस में नहीं है ना। हम इसकी ऊर्जा को जी सकते हैं, हम उस तरह जी सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के जो बदलाव आ रहे हैं ना, जैसे घर बदल रहे हैं, इमारतें बदल रही हैं ना, तो उसको हम नहीं रोक सकते हैं। तो अभी जो विकास अगर आप देखें विश्वनाथ कॉरिडोर, तो अगर आप सुविधाओं के नजरिए से देखेंगे तो अद्भुत कार्य हुआ है ना, लेकिन लोगों को बहुत आसानी हो गई है। लेकिन आप जब आध्यात्मिकता के नजरिए से देखेंगे तो बहुत सारे लोग अभी भी वहां जाते हैं तो थोड़ा उनको खोया खोया सा महसूस होता है ना, लुटे से महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये निर्भर करता है। अब जैसे गंगा के उस पार ना, हमारे पूर्वजों ने उसको बचाने के लिए कहा कि काशी गंगा के मध्य तक है, ओह, जिससे लोग उस पार न बसे। हाँ, जो भी बसे वो इस पार बसे। हाँ, तो अगर आप कल्पना कीजिए, अगर आपने इस प्रवास के दौरान हाँ, गंगा स्नान किया होगा तो आप कमर भर पानी में खड़े हैं और पूरब की दिशा से सूर्य निकल रहा है और इतनी बड़ी रेती और उसके पीछे पेड़ है और वहां से सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है। तो उसका प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा। और अब आप देखें कि आप कमर भर पानी में हैं और वहां घर के पीछे से सूर्य निकल रहा है। जिस प्रकार से उस पार विकास हो रहा है तो आने वाले दिनों में घर सूर्य के पीछे से निकलेगा। हाँ, तो आपके मानस पटल पर ये दोनों प्रतिबिंब कैसा असर छोड़ेंगे, इसके बारे में आप कल्पना कीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बहुत सारे शहरों में ही ऐसा है, जो जिस तरह से चलता आ रहा था अभी उसमें ऐसा विकास के नाम पे ऐसा कंस्ट्रक्शन हो गया, जो पुराने जो चीज थे, पुराने जो आध्यात्म था, उसका डिस्ट्रैक्शन हो गया है। दुनिया में बहुत सारे शहरों में जाइए जो नदी के किनारे बसे हुए हैं ना, आप पाएंगे कि वहाँ दोनों तरफ शहर है ना, सिर्फ यहाँ पे नहीं है। एग्जैक्टली। तो और ये मेरा प्रश्न भी था पहले, तो क्यों नहीं है, ये आपने बता दिया। ये आपको विशेष, ये शहर इसीलिए विशेष बन जाता है। आप पतली घुमावदार गलियों से होते हुए जब गंगा के किनारे आते हैं और अचानक से आपको ये खुलापन, ये एकदम विशाल नदी का किनारा और होराइजन तक पेड़ दिखते हैं, आकाश दिखता है, तो आप एकदम एक अलग अनुभव करते हैं। आपको उस अनंत का अनुभव होता है ना, उस परमात्मा का अनुभव होता है जो अनंत है। ऐसा अनुभव ये शहर देता है। तो इस शहर में ऐसे
बड़े ऐसे लोग, ज्ञानी लोग, जो आपके जैसे, नहीं हम वो, ज्ञानी नहीं नहीं साहब, बता रहे हैं, आप तो क्योंकि आपने जिस तरह ये- से रिप्रेजेंटेशन दिया है वो आप एक हम्बल बनारस है। प्रेमी है, ज्ञानी हाँ, नहीं है। वो प्रेमी तो जिसका ज्ञान होता है किसी चीज के बारे में, वही प्रेमी होता है। तो आपके जैसे कुछ लोग जो बनारस को, मतलब बनारस के साथ एक के हो गए हैं प्रेम से, ऐसे कुछ लोग क्या एक रिप्रेजेंटेशन लेके जाके, क्योंकि जो चाहते हैं विकास, शायद वो भी चाहते हो, उनको देखिए- मालूम ना हो क्योंकि वो बनारस के नहीं हो। बनारसी आदमी का जीवन बस ये मोक्ष है, इसके बाद मेरा तो कोई जीवन है नहीं। हाँ, ये भी एक ये एक एटीट्यूड एटीट्यूड है। ना, तो ये आपको क्यों बेकार में इसमें परेशान क्यों परेशान मुझे क्यों होना है? अपने वो आनंद से जिसका है भोलेनाथ वो संभाल लेंगे। असंख्यों की संख्या में बनारस में ऐसे लोग हैं जिनको पीड़ा है। पीड़ा है। ये बनारस का जो जीवन को जीने का जो एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से बनारस के लोग, मतलब कम से कम आपके एज तक आते आते लोग उसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। भली बात ही परिचित है। ये जो शहर है ना, तो वो शहर सभी में प्रभु का अंश देखता है और किसी को कमतर नहीं आंकता। आप नीचे हैं, ऊपर हैं, धनी है, गरीब है, आप कौन है, वो कभी आपको कमतर नहीं करते। इसीलिए आप सुनेंगे, बहुत सुनेंगे, का गुरु, हाँ गुरु ना, क्या है वो? मतलब एक तरह से एड्रेसिंग करते हैं लोग एक दूसरे को। हाँ। आपने अगर किसी को का गुरु कैसन हुआ, तो वो जवाब देगा हाँ गुरु ठीक है ही। तो एक दूसरे को गुरु का दर्जा दे रहे हैं ना, कोई किसी को हाँ। कम नहीं समझ रहा है ना। एक का राजा, हाँ राजा ना, तो कहने का मतलब है कि एक बराबर ना देखते हैं, एक बराबर सम्मान देते हैं। छोटा बड़ा, धनी गरीब, इसका भेदभाव शहर नहीं करता है। और यही इनको बनारसी बनाते हैं, जो पूरे दुनिया को एक रोशनी और एक मिसाल दे सकते हैं। बिल्कुल साहब, वही ये कह सकते हैं कि ये जो शहर है ना, ये शहर रिफाइनमेंट का शहर है। रिफाइन कर देता है इंसान को। रिफाइनमेंट का शहर, ये रिफाइन करता है। और दूसरे अर्थों में कहें तो बनारस का अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके यहाँ पर आता है फिर बनारस उसको अपने हिसाब से तब्दील कर लेता है। बनारस का कुछ है भी नहीं और बनारस सब कुछ दे भी देता है।